तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। अब फाइनली ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है कि अगर आप क्लास 10th में हैं 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इस बार आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता 90% लाने का, ये मेरा वादा है, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अपने मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे खुद मालूम चल रहा है कि किस लेवल की तैयारी मैं करा रहा हूँ। 90% कहीं नहीं गया है। बस हाँ, एक बात है, जितना क्वेश्चन अगर डेली में करा रहा हूँ उस क्वेश्चन के आपको पूरा रिवाइज करके उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आप कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है तैयारी कराने में, और आप लोग भी बहुत मन से तैयारी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का 90+ मार्क्स आए, सभी लोगों 100% आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आराम से आ जाएगा, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन और उस प्रकार के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि जो कि संभव है आप ला सकते हैं 90%। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगा 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय जो कि 2-2 नंबर के लिए आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से फ्री में 2 नंबर उठा ले जाएंगे, और इस क्वेश्चन को यही मैं याद करवा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस लाइक नहीं किए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक क्यों नहीं करते हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहता हूँ बहुत बार कि लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करती है। कहता हूँ शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं। तो 2 काम तो कर ही दीजिए, पहले लाइक करके अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, फिर वीडियो को देखिए और अच्छा मार्क्स लाइए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहले इस नीचे वाले प्रश्नों को ढक लेता हूँ ताकि दिमाग यहाँ पे नहीं जाएगा आप लोगों का। चलिए, पहला प्रश्न क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भारत के किन्हीं 2 लौह उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। जितना प्रश्न बताऊंगा समझ लीजिए वो प्रश्न वहां से बनना तो उसके बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पूरा प्रश्न देख लीजिएगा। 25 भारत के किन्हीं 2 लौह उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो भाई, भारत के किन्हीं 2 लौह राज्यों उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। तो देखिए, उत्तर में लौह अयस्क जो कि कर्नाटक में है, और मैग्नीज कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। यह भारत के लौह उत्पादक राज्यों के नाम हो गया। ठीक है, लौह अयस्क कहाँ जो कि कर्नाटक में, और मैग्नीज कहाँ होता है, उड़ीसा में। बस काम खत्म। बस एक लाइन लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखेंगे 2 नंबर आपको मिल गया। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है, याद के लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कितना छोटा छोटा प्रश्न है, अब मिलेगा कितना कितना बढ़िया बढ़िया नंबर। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो 2 ही बताना है, 2 बताएंगे तभी तो 2 नंबर मिलेगा। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। ठीक है, 2 परिणाम कौन कौन से कि फ्रांस की क्रांति हुआ। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ये तो पहला कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति जो थे वो पुराने जो राजशाही थे उन पे आदेश उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रीयवाद के विकास को क्या किया, प्रोत्साहित किया। और दूसरा क्या था परिणाम इसका, तो फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया, और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक शासन प्रणाली शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांसीसी क्रांति के नागरिक थे और लोग थे, उन सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया। ठीक है, एक समान अधिकार दिया, और एक समान कानून के साथ उन्होंने उनके शासन जो प्रणाली थी उनकी शुरुआत किया कि सबके लिए शासन व्यवस्था एक ही होगी, सबका अधिकार एक ही होगा, मतलब सबको एक समान जैसा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम थे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और यही 2 परिणाम अगर आप लिख देते हैं 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। जितना 25 बताऊँ 25 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आप लोगों को अति लघु उत्तरीय की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई सिंपल कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। हेडिंग डालिए जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। अरे भाई, जो जिसमें जान होगा, जिसे जीवमंडल से जो प्राप्त होगा उसको जैव संसाधन कहेंगे, बात खत्म। वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होंगे जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे में आपका मनुष्य हुआ, पशुधन हुआ, वनस्पति हुआ, जीव हुआ आदि, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन किसे कहेंगे, जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना होगा, जैसे अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा हुआ, धातु या चट्टानें, ये सभी जो हैं अजैव संसाधन है। ठीक है,
तो सिंपल है, जो जीवमंडलों से प्राप्त होता है अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनता है अजैव संसाधन कहलाता है। एक एक लाइन का तो भाई बात है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्पष्ट रूप से नाम से ही मिल रहा है, उदाहरण भी बता दिया हूँ मैं, मृदा व धातुएं चट्टानें सब क्या है अजैव, और मनुष्य पशुधन वनस्पति जीव जो है आपका जैव संसाधन है। चलिए ये सब प्रश्न नंबर तीसरा था क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर चौथा, छोटा ही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। कह रहा है कि वन पे आधारित कितने मतलब कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए जो कि वनों पर आधारित है। तो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम, जैसे कागज उद्योग वन पे ही आधारित हो, वन नहीं रहेगा तो कागज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। खेल उपकरण उद्योग, इसमें भी वनों की जरूरत होती है। माचिस उद्योग, इसमें भी वन की जो मतलब माचिस जो बनता है वन से ही तो बनता है, ठीक है, पेड़ पौधे से बनता है। तारपीन तेल उद्योग, तो यह सब कह रहा था कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो हमने 4 उद्योग बता दिया, किस पे, वनों पे आधारित, ठीक है। तो 2 ही लिख देना है आप लोगों को, 2 लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अति लघुत्तरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से नंबर उठा के चले आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। देखिए गांधी जी की किताब थी हिंद स्वराज, उन्होंने अपनी खुद ही पुस्तक लिखी थी। तो कह रहे हैं उन्होंने उस पुस्तक में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था, ठीक है, उस पुस्तक में असहयोग आंदोलन के बारे में क्या लिखा था ये पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलनों के पक्ष में तर्क दिए हैं। क्या दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। उन्होंने बताया कि जो प्यार की शक्ति होता है और हथियारों की शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं। कह रहा कि उन्होंने बताया था कि हथियार एवं हिंसा क्या करता है, हमेशा नुकसान करता है, वे कभी दया नहीं करता। इतना याद रखिएगा, हथियार और हिंसा हमेशा नुकसानदेह होता है, वो कभी भी दया नहीं करता है। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने यही बताया अपने हिंद स्वराज पुस्तक में असहयोग आंदोलन के बारे में कि जो प्यार और अफसोस की शक्ति है या हथियार की शक्ति है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। हथियार एवं हिंसा बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है, वो कभी दया नहीं करते हैं। और उन्होंने बताया कि गांधी जी का यह भी सुझाव था कि यह असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से मतलब और आगे बढ़ जाना चाहिए था, मतलब कि और आगे बढ़ना चाहिए था। तो यही कुछ बातें असहयोग आंदोलन के बारे में अपने पुस्तक में हिंद स्वराज में दिए थे। बस यही कंडीशन को आपको लिख देना है और 2 नंबर आपको उठा के चले आना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ भाई ना, उसको चुपचाप नोट करके आप जाके देख लीजिएगा एग्जाम में आएगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। कह रहे भारत की 2 नकदी फसलों के नाम लिखना है, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है भारत की 2 व्यापारिक फसलों के, तो या तो नकदी फसलों पूछेगा तो व्यापारिक फसलों के नाम पूछेगा। तो सिंपल, पहला चाय, दूसरा गन्ना, तो पहला गन्ना चाय इधर उधर कर सकते हैं। तो गन्ना और चाय यही 2 आपके व्यापारिक फसल हैं, चाहे नकदी फसल आप कह सकते हैं। बस नाम से ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस आप नाम लिखना है गन्ना और चाय, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना आसान होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये जितने प्रश्न आपको बताया जा रहे हैं बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, वही प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बाहर जाने वाला नहीं है इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। चलिए देख लेते हैं भाई कि रबी की किसी एक फसल का नाम उसके बोने का समय। तो उत्तर लिखेंगे कि गेहूं, जो गेहूं है एक रबी की फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। तो सिंपल कह रहा है कि रबी की फसल बताइए, उसको बोने का समय बताइए और एक उदाहरण बता दीजिए। तो भाई गेहूं देखिए, गेहूं जो रबी की फसल है
और इसका बोने का जो समय है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून में क्या किया जाता है, उसको काट लिया जाता है। बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई रबी की बात हुई है तो खरीफ की भी बात होना चाहिए, तो नेक्स्ट प्रश्न उसी पे है। ठीक है, खरीफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों प्रश्न। खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा होता है, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे है, तो बस 2 लाइन लिख देना है कि धान एक खरीफ की फसल है। वहाँ पे गेहूँ रबी की फसल थी, तो धान किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। धान एक खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसलें कब, जून और जुलाई में बोई जाती हैं, और अक्टूबर और नवंबर में क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। सिंपल। तो ये 2 लाइन का आंसर बताना है, 2 नंबर उठा के ले जाना है। मतलब इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन तो असंभव हमको लग रहा है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो 2 स्रोत बता दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत, एक आपका सौर ऊर्जा, एक आपका पवन ऊर्जा। ये जो 2 ऊर्जा आपको दिखाई दे रहा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा था। ठीक है, मतलब उसके स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत एक सौर ऊर्जा है, एक पवन ऊर्जा है। 2 लिखना है, 2 नंबर मिल जाना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखने के लिए बोला है, तो कैसे लिखेंगे, तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो पहला विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता। पहला विशेषता जो भारतीय लोकतंत्र की है वह है लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए क्या है लोकप्रिय संप्रभुता, कि भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है। इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि जो भारतीय लोकतंत्र है ना, भारतीय लोकतंत्र आपके संप्रभुता पर ही आधारित है। इसलिए है आधारित क्योंकि इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बस बात क्लियर। ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बात है, बहुत ज़्यादा इजी है। और दूसरा इसकी जो विशेषता है भारतीय लोकतंत्र की वह है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता, तो भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। यहाँ लिखिए कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग लिंग के हैं, और अलग अलग जाति के अलग अलग लोग हैं, लेकिन जो कानून है वो कानून सबके लिए समान है। ठीक है, तो वही कह रहा है राजनीतिक समानता, ये भी लोकतंत्र के लिए विशेषता है। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषता हमने लिख दिया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्लियर हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, रुकना नहीं है भाई, बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना हम लोगों को। चलिए क्या है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखना है कि हमारे लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण। तो लिखते हैं जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है क्योंकि 2 कारण। पहला कारण यह है कि राष्ट्रीय एकता को भंग करती है। देखिए जो राष्ट्रीय है ना वो एकता को क्या करती है, भंग करती है। और दूसरा कि यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक होती है। यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक होती है। जो जातिवाद होता है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 कंडीशन होता है इसका, 2 ही कंडीशन पूछा है। तो जातिवाद देखिए पहला तो राष्ट्रीय एकता को भंग कर देता है। ठीक है, सब अपने अपने कास्ट को देखने लगते हैं, भेदभाव दूसरे में रखने लगते हैं। और दूसरा कि यह समाज के गतिशील और विकास में बाधक होता है। ये बात बिल्कुल इफेक्ट वाली चीज़ है। तो 2 हमने बता दिया लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। ठीक है, अब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। और बस मैं चाहता हूँ यही कि आप लोग बस अच्छे से मार्क्स लाए पढ़ लिख के। प्रश्न नंबर 12, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप इसका, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस वित्त प्रणाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों का न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यही मतलब है कि जिसमें कुछ उपयोग की जो वस्तु होंगी, यूज की वस्तु होंगे,
या कोई खाद्य पदार्थ होगा उसे न्यूनतम मतलब कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, वही आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है। ठीक है, तो बस क्लियर है। बस कोई भी वस्तु या खाद्य पदार्थ न्यूनतम मूल्य पर अगर मैं उसको उपलब्ध करा दूं वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। करा कि 1815 ईस्वी के बाद उनके दौरान मतलब 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान जो यूरोप के क्रांतिकारी थे उनके क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो लिखेंगे कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान जो यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना क्या था। आवश्यक रूप से अपने राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना ही उन लोगों का उद्देश्य था। 1815 ईस्वी के बाद जो यूरोप के क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य यही था कि अपने राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। क्या है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि बताइए कि खादर और बांगर में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है खादर कहलाती है। कह रहा है कि वह भूमि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाए, अब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पानी आ जाए, अब पानी वहाँ पर पहुँचने से जो जलोढ़ मृदा का जमाव वहाँ पे अगर पाया जाता है तो उसे हम खादर कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है और वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है उसे हम बांगर कहते हैं। तो कितना सिंपल शब्दों में 2 चीज़ तो बोला है, कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे। खादर उसे कहते हैं जहाँ पे पानी की अधिकतम मात्रा अगर पहुँच जाएगी और वहाँ पे जलोढ़ मृदा का जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम खादर कहेंगे। जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, पुरानी मृदा है वहाँ पर उपस्थित रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। बात खत्म। तो 2 लाइन का आंसर है, आराम से लिख कर आइएगा और 2 नंबर लेके आइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 15 क्या है कि वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को बताना है आप लोगों को। तो वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभों निम्नलिखित है। कौन कौन 2 लाभ बताना है। 2 लाभ लिख के लेके आया हूँ आप लोगों को। पहला लाभ है कि वनों से जो घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा अथवा ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीव को आवास प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। वन से, पेड़ पौधे से पहली बात तो हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होगा, उसके ईंधन प्राप्त होगा, लकड़ी, और वन्य जीव को आवास भी प्राप्त होता है किससे, वनों से। और दूसरा लाभ है कि वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि वनों से वातावरण में हमारी क्या पूर्ति होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो 2 आप लोगों को प्रत्यक्ष इसका लाभ लिख देना था, 2 नंबर आपको मिल जाना चाहिए था। अब मिलेगा भी, लिखेंगे तो ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं है भाई। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होने वाला है। भाई रेगुलर पढ़ के जाएंगे तो टफ कहाँ से होगा, आराम से जाइए लिख के आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वनों के ह्रास के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। कह रहा है कि वनों के ह्रास के किन्हीं 3 कारणों को बताना है आप लोगों को। तो वनों के ह्रास के 3 कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, तो देखिए 3 कारण हम अच्छे से लिख के लेकर आए हैं। पहला कि वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, ये बात तो सही है। वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, यह वनों का ह्रास है। क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, जितने पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को काट कर जमीन खाली करके वहाँ पे कृषि करना चालू कर देना है, तो वहाँ पे भी वन तो कम होगा ही होगा। दूसरा, स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास। ठीक है, स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास, जो कृषि अलग अलग तरीके से स्थानीय कृषि वहाँ पे आदमी कर रहा है तो वो वनों के ह्रास से ही हो रहा है। क्योंकि पेड़ पौधे को काटेगा, जमीन खाली बचेगी तभी तो करेगा। तीसरा है कि बांधों, रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। कह रहा जो बांध बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं तो बांध में जो लकड़ी का यूज होगा, रेलवे में बनाया जाता है जो लकड़ी, राजमार्ग में जो लकड़ी का यूज हो रहा है वो लकड़ी काटी जा रही है कहाँ से, वनों से। वनों से ही तो लकड़ी प्राप्त होगी। तो लकड़ी कटेगी तो वन भाई वहाँ पे वनों का ह्रास तो होगा ही होगा। तो 3 हमसे
कारण पूछा था मनोहास का, तो हमने अच्छे तरीके से तीनों लिखा है और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखना है। तो लिखिए कि भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ना, वो भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन? भाखड़ा नागल परियोजना है और यह सतलुज नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर तो सबको मालूम है भाई कि भारत के सबसे जो बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। और किस नदी पे भाई? तो सतलुज नदी पे निर्मित है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 17। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस प्रश्न में नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्लियर हो गया, तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है प्रश्न नंबर 18 कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाने के लिए बोला है। पहला, तो भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 उपाय बता देता हूँ। पहला कि किसानों को उन्नति बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। अगर भारत में अगर हरित क्रांति बनाना है तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि किसान को उन्नति बीज जो उर्वरक होंगे वो सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, ताकि अच्छे से उर्वरक का प्रयोग करके बहुत अच्छे से फसल उगा पाए और हरित क्रांति को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, तो पहला बात तो यह हो गया। दूसरा कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए दूसरा बात कि अगर आदमी फसल उगाता है तो उसका उचित मूल्य मिले, ठीक है, उस फसल का, और भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यह 2 आपका अगर काम करते हैं तो समझ लीजिए कि 100% आप लोगों की हरित क्रांति सफल होगी। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय, तो हम 2 उपाय बता दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना पीछे, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। आराम से आइएगा, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आराम से लिख के चले आइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ये 18 था, प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत के किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। कह रहा है कि हमारे भारत के किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम। तो भारत के 2 जो तांबा उत्पादक राज्य हैं उन निम्नलिखित कौन कौन है? झारखंड, एक मध्य प्रदेश। याद कर लीजिए इसको, यह भारत के 2 तांबा उत्पादक राज्य हैं, झारखंड और दूसरा मध्य प्रदेश। 2 बस नाम लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, समझ लीजिए फ्री में। तो झारखंड और मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर क्या? 19। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20वें की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 20वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? तो प्रश्न नंबर 20वां है कि चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए सिंपल 2 लाइन में उत्तर देंगे कि चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो जो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था। जैसे ही चौरी चौरा घटना हुआ तो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उस घटना से, चौरी चौरा घटना से, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? तुरंत स्थगित कर दिया। ठीक है, बस 2 नंबर मिल जाएगा, 2 लाइन ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और आई होप इसका पहले उत्तर जानते भी थे और 2 लाइन का आराम से याद भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? कह रहा है कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि कृषि उत्पादन की अधिकता से, कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए, यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। तो यह जो कारण था महामंदी का, सबसे मेन कारण था कि देखिए कृषि उत्पादन की अधिकता से, देखिए कृषि उत्पादन की अधिकता बढ़ गई लेकिन कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आ गया और यूरोप के जो बैंक हो गए, बहुत सारे जो बैंक थे धराशायी हो गए, इसलिए क्योंकि बैंकों ने घरेलू अपना ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था, इसलिए महामंदी के वेरी मुख्य कारण है सब। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। कोई भी डाउट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 में नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़िए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है कि मृदा अपरदन क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है?
तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, सिंपल, कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदापन कर देते हैं। कह रहा है कि जल या हवा के द्वारा अगर मृदा की ऊपरी परत को अगर वो बहा ले जा रहा है चाहे उड़ा ले जा रहा है, वही क्रिया कहलाती है मृदा अपरदन। बात खत्म। तो वही चीज तो लिखा है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी जो परत होगी, भूमि की ऊपरी परत को क्या शीघ्रता से बहाव या उड़ा ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 22। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण थे? कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, तो राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था यूरोप में? तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय का कारण नए मध्य वर्ग का उदय होना तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार था। कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय का कारण था ना, वो नए मध्य वर्ग का उदय होना था और उदारवादी विचारधारा का प्रसार ही यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, एक लाइन का आंसर है बात। तो क्वेश्चन नंबर 23 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आप लोगों को इसमें तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसान है और आसान शब्दों में लिखी हुई हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा इस क्वेश्चनों को समझने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1921 से लेकर 1922 तक तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला कब, वर्ष 1930 से लेकर 1934 तक महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रमुख आंदोलन थे। तो दोनों आंदोलन समझ में आ गया। पहला तो असहयोग आंदोलन कब चला, 1921 से 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा आंदोलन कब चला, 1930 से 1934 तक। ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन थे। अब हमको कारण भी पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो हेडिंग डालिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। क्या कारण था, तो चलिए लिखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित था। दो कारण बताना। पहला कारण कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट्स को अस्वीकार कर दिया था। पहला कारण तो यह है कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में जो पारित नेहरू रिपोर्ट्स को उन्होंने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। और दूसरा कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। दूसरा कि ब्रिटिश सरकार ने जो कांग्रेस ने मांग किया था पूर्ण स्वराज की, उसके मांग को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप लोगों का क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन दोनों कारणों पे निर्भर करता है। ठीक है, इन दोनों कारणों की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट्स को भी अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस जो पूर्ण स्वराज की मांग किया था उसको भी अस्वीकार कर दिया। तो ये मुख्य कारण बना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने का। ठीक है, चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 24 था और आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 24। कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या है। कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि ऊर्जा के पारंपरिक जो संसाधन वे हैं जो समाप्त हो जाते हैं यदि एक बार यह प्रयोग कर लिया जाए तो इनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक जो संसाधन क्या हैं, तो कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक जो संसाधन वे हैं कि जो समाप्त हो जाते हैं ये कई बार यूज करने पे। एक बार यूज करेंगे ना तो दोबारा यूज करने लायक नहीं रहेगा। जैसे में कोयला खत्म हो जाता है तो क्या कोयला उसको यूज कर लेंगे, क्या नहीं। पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या फिर पुनः उसको यूज कर लेंगे, क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो एक बार पेट्रोल आपने यूज कर लिया तो खत्म हो गया, वो कोयला एक बार यूज कर लिया तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यह ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या है हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया कम शब्दों में। तो यह था ओवरऑल आप लोगों को 25 क्वेश्चन का पूरा सारांश। ठीक है,
तो इस वीडियो में आपने देखा कि 25 मोस्ट इंपोर्टेंट हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बात किया। इससे बाद बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा और 90% इस बार तय है। आप लोगों को कोई रोक भी नहीं सकता है कि 90% लाने से कोई आप लोगों को रोक दे, ये मेरा वादा है। हाँ, बस आपको ईमानदारी से जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं डेली, फेयर एक कॉपी बना लीजिए, फेयर बनाते रहिए, उन क्वेश्चनों को लिखते रहिए, डेली बाई डेली टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए 1-1.5 महीने, और बचा हुआ बोर्ड एग्जाम में आराम से पेपर दे के आइएगा और अच्छा सा स्कोर लेकर आइएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा इसमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिए, और प्लेलिस्ट पे चल जाइए। प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब सभी सब्जेक्ट की, और उसमें सभी वीडियोस इंक्लूड है, जाके सारे वीडियोस देख लीजिए।